चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जो गुड एब्जॉर्बर है हीट रेडिएशन का, वही क्या होता है, गुड इमिटर भी होता है। उसके बाद आपको क्या बोले थे, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में आए थे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, शॉर्टर वैल्यू गेट करता जाएगा। अब ये था क्या चीज भाई, तो था कहाँ से, ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट से कि ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है हीट रेडिएशन का, और जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है निश्चित रूप से वो क्या करेगा, सबसे अच्छा रेडिएट करेगा। ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल में हम लोग जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल माने थे किसको, सन को या फिर स्टार्स को। तो बोला था क्या कि दुनिया की कोई भी बॉडी जब हीट रेडिएशन इमिट करती है तो उस सारे हीट वेव की, सारे रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। बहुत कम वेवलेंथ वाले भी होते हैं, बहुत अधिक वेवलेंथ वाले भी होते हैं, और एक मॉडरेट लेवल भी होता है। लेकिन जब किसी भी बॉडी से होकर के हीट रेडिएशन इमिट होता है तो उसको हम लोग नंबर ऑफ रेडिएशन को ग्राफिकली कुछ इस तरीके से देखे थे, और इस ग्राफ में हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा को रखते थे, वेवलेंथ लैम्डा को रखते थे, और वेवलेंथ लैम्डा के साथ साथ यहाँ हम लोग क्या रखते थे, नंबर ऑफ रेडिएशन को। यहाँ पर हम लोग रखते थे नंबर ऑफ रेडिएशन को। अब देखो कि इस चीज में हम लोग देखते क्या थे, कि कम रेडिएशन वाले, जो कम रेडिएशन वाले नंबर ऑफ रेडिएशन है, ये नंबर ऑफ रेडिएशन क्या है, अमाउंट में कम है। जो अधिक वेवलेंथ वाला भी, वो भी क्या है, अमाउंट में कम है। लेकिन बीच बीच में एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का वेव है जो सबसे अधिक आ रहा है, और इसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को हम लोगों ने क्या बोला था, लैम्डा मैक्स बोला। इसमें मैं आपको क्या बोला था कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है ये क्या होता जाता है, घटता जाता है। और यहीं से वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया था कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके एक कांस्टेंट लाए थे बी, और बी अपॉन कितना हो गया था, लैम्डा मैक्स। इस बी को क्या बोले थे हम लोग, वाइन्स कांस्टेंट। और यहाँ से टी इंटू लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना पढ़े थे, बी के बराबर। बी का वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए जो है सो हम लोग कितना पढ़े थे, 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 केल्विन। ठीक है, -3 केल्विन मीटर। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी पिछले कहानी में। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता था, इस ग्राफ से हम लोग और क्या क्या चीजें निकाले थे। तो इस ग्राफ से हम लोग निकाले थे क्या कि ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम लोग क्या करते थे, तो किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते। जैसे सन का टेम्परेचर कितना है तो थर्मामीटर ले जाकर के नापना नहीं है, यहीं से हम लोग एस्टिमेट करते थे। कैसे, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। ये सारी कहानी आपको पिछले दिन तक पढ़ा दी गई थी। इस ग्राफ में जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिखाया था, इस ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने बोला था क्या कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होता है, ये क्या देता है, गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ, गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि इस रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया है। जो जितना अधिक एरिया बाउंड करेगा उसका हीट रेडिएशन उतना ही अधिक होगा। ये ऑब्जर्वेशन था हमारा। दूसरी चीज क्या थी, कि दूसरी चीज थी हमारी क्या, कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय आई इक्वल टू, मैं आपको क्या बताया था, क्यू अपॉन ए टी के बराबर। क्यू क्या था, कि कितना हीट रिलीज कर रहा है, कितने सरफेस एरिया से रिलीज कर रहा है, और टी कितने टाइम तक। अगर आपको कोई आदमी बोले कि इंटेंसिटी को डिफाइन करो, अगर आपसे कोई आदमी बोले कि इंटेंसिटी को डिफाइन करो, ये इंटेंसिटी हम लोग कैसा, हीट रेडिएशन के इंटेंसिटी का बात कर, तो हम लोग लिखेंगे सीधे क्या, कि इट इज डिफाइंड एज, ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन
amount of heat radiation radiated heat radiation रेडिएटेड निकलने वाला हीट रेडिएशन है पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में किसी यूनिट सरफेस एरिया वाले बॉडी से कितना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा मान लो कि अगर हम कोई छोटा सा लोहा का एक गर्म लोहा ले लें और गर्म लोहा ले लें और उस गर्म लोहा को पूरा गर्म करके रख दें, तो शुरू में क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलेगा। इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है हीट की वो क्या है, बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता जाएगा और उससे निकलने वाला हीट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब इसके हीट का पावर क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। इसका मतलब कि इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतने चीजों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक डिस्कशन किया था। अब जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है क्या कि द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। बात समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में ही पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिकली इस बात को आगे बढ़ाएंगे। कहता है क्या कि इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब हुआ क्या कि फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, इंटेंसिटी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि इंटेंसिटी के बारे में हम लोग ये बात अभी तक जाने हैं क्या कि जो इंटेंसिटी होता है ये क्या होता है, Q/AT के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं Q/AT, इसमें जो Q है, ये Q क्या है, हीट रेडिएटेड है, ठीक ना? ये Q क्या है, हीट रेडिएटेड है। जो A है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी है, और दूसरा है कि टाइम जो है ये T है, टाइम फॉर विच हीट इज इमिटेड, कि कितना देर के लिए हीट इमिट हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इतना टर्म से हम लोग पीछे से ही अवगत हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर इंटेंसिटी के जगह Q/AT लिखेंगे तो Q/AT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, T4 के। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अगर Q/T लिखा जाए, A को इधर से इधर ले जाएं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लिखेंगे, A इंटू T4 के बराबर में। प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके जैसे ही इक्वल टू में बदला जाएगा, तो जैसे ही इक्वल टू में बदला जाएगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग रखते हैं Q/T इक्वल टू सिग्मा टाइम्स AT का पावर कितना, 4। अब ध्यान से देखना कि Q जो हीट है, ये हीट ही क्या होता है तुम्हारा, हीट क्या होता है, एनर्जी। और अगर आपको याद हो पावर का डेफिनेशन वर्क एनर्जी पावर में, तो हम लोग जो पावर लिखते थे, ये पावर क्या लिखते थे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय टाइम को ही क्या बोलते थे, पावर। तो ध्यान से देखिए, Q एनर्जी है, नीचे टाइम T है, तो एनर्जी बाय टाइम ये चीज क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू सिग्मा AT का पावर कितना, 4 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ये किसी भी के लिए नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट जो है तो फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर किसके लिए, ब्लैक बॉडी के। बात समझ में आ रहा है?
पावर इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4 जो होगा ये क्या होगा, केवल किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। और क्यों लिखे हैं इसको, तो पावर जो है सो हम लोग क्या लिखे हैं, Q अपॉन टी, क्योंकि Q जो है ये हीट है और हीट ही क्या होता है, एनर्जी होता है। और नीचे T जो है ये क्या है, टाइम है, और एनर्जी अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, पावर। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये सिग्मा जो है कांस्टेंट, इस सिग्मा के बारे में लिख लेंगे कि जहां पर सिग्मा जो है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का अगर हम लोग यूनिट का बात करें, अगर इस कांस्टेंट के हम लोग यूनिट का बात करें, तो इस कांस्टेंट का जब यूनिट लिखेंगे तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखे हम लोग, P इक्वल टू लिखे हैं कितना, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको सिग्मा लिखना है तो इधर पावर P है, इधर से A आएगा डिवाइड में, और T का पावर 4 भी आएगा किसमें, डिवाइड में। ध्यान से देखना कि पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, नीचे एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, इसका पावर कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे क्या, कि जो SI यूनिट होगा, जो SI यूनिट होगा ऑफ सिग्मा, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज कितना होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से ये चीज देखा गया क्या कि फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए तो द वैल्यू ऑफ सिग्मा है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज है कितना, तो सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और यूनिट में क्या लिखेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो इस कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से फाउंड किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट से फाउंड किया जाता है तो आपसे जब भी ब्लैक बॉडी का चर्चा करे तो आपको सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है, आपको सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। देखो ध्यान से, ये वैल्यू जो 10 टू द पावर -8 है, 10 टू द पावर -8 10 के पावर 8 से डिवाइड हो रहा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो इस बहुत छोटे से क्वांटिटी को जो सवाल बनाते टाइम एक राउंड ऑफ फिगर का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो जनरली जो यूज्ड वैल्यू है, ठीक ना, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए तो जो जनरली यूज्ड वैल्यू है, जनरली यूज्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा, जनरली यूज्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा इज सिग्मा इक्वल टू, इस 5.67 को राउंड ऑफ कर दो, 6 में चला जाएगा। तो इसको हम लोग यूज कितना करते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर कितना। जनरली सवाल बनाते टाइम हम लोग ये बात करते हैं, और सवाल में सिग्मा का वैल्यू आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो एग्जैक्ट बॉडी है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो है कितना, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 के बराबर में वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जनरली हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8 का। क्यों, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम लोग राउंड ऑफ करके यूज करते हैं। और अगर मान लो कि क्वेश्चन में यही डाटा दिया रहे, फिर भी हम लोग ये डाटा डाल के सॉल्व कर लेंगे, नियरली वैल्यू पर आंसर लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें गैप रहेगा, गैप रहेगा तो हमको अंदाजा लग जाएगा कि जो आंसर आया है उसके नियरेस्ट आंसर कौन से है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व इसको करेंगे। और इसी लॉ को क्या बोला जाता है, इसी लॉ को क्या बोला जाता है, इसी लॉ को क्या बोला जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली जो ये बातें थी, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर फॉर ब्लैक बॉडी, ये कहानी को स्टीफेंस लॉ कहा जाता है। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी जो है तो केवल और केवल किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। तो ब्लैक बॉडी के लिए, तो बाद में बोल्ट्जमैन ने इसमें मॉडिफाई किया कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए क्या होगा,
तो इस कहानी को जो यहां तक हम लोग कहे थे, इस कहानी को कहा गया था केवल क्या, स्टीफेंस लॉ। बात समझ में आ रहा है? ये कहानी यहां तक जो थी वो क्या थी, स्टीफेंस लॉ। और एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आया जो बाद में किसी भी जनरल बॉडी के लिए बात किया गया। तो हम लोग अभी तक देखे हैं क्या, कि अगर बात करें फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, अगर बात करें फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग क्या देखे, ब्लैक बॉडी के लिए देखे कितना, पावर सिग्मा AT4 के बराबर में, जहां पर सिग्मा का वैल्यू आपको कितना लेना है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी भी जनरल बॉडी के लिए करेंगे, फॉर एनी जनरल बॉडी, तो अगर फॉर एनी जनरल बॉडी का बात करेंगे, फॉर एनी जनरल बॉडी, किसी भी सामान्य बॉडी के लिए अगर बात करेंगे, तो इसी में एक टर्म लगा दिया क्या, कि पावर इक्वल टू ई टाइम्स सिग्मा AT का पावर 4। और कहा क्या, कि जहां पर ये ई जो है, इस ई को बोला जाता है क्या, इमिसिविटी। इसको क्या बोला जाता है, इमिसिविटी बोला जाता है। और इस इमिसिविटी का अगर बात करें, तो आप पढ़े हैं इमिसिव पावर, आप पढ़े हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर का अगर हम लोग ब्लैक बॉडी के लिए बात करते हैं, तो ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1। और इमिसिव पावर भी कितना होता है, 1 के बराबर में। और आप देखिए कि अगर फॉर ब्लैक बॉडी करें, फॉर ब्लैक बॉडी का बात करें हम लोग, तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी भी कितना और एब्जॉर्प्टिव पावर भी कितना होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब किसी भी जनरल बॉडी के लिए बात करेंगे, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी था जो खुद को सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन आइडियल कोई बॉडी का बात करें, तो वो सारा का सारा रेडिएशन ऑब्जर्व कर लिया, तो वैल्यू था कितना, 1। लेकिन कोई सामान्य बॉडी कुछ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी कर देगा, कुछ ही को क्या करेगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से कम। तो अगर आइडियल एब्जॉर्बर रहे तो ई का वैल्यू 1, और अगर आइडियल रिफ्लेक्टर रहे, किसी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो ई का वैल्यू कितना। इसका मतलब ई का वैल्यू भी हमेशा कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 1 के बीच में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो ई है, द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ इमिसिविटी, द वैल्यू ऑफ इमिसिविटी जो है, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि कैसा मटेरियल का नेचर है। और इस नेचर ऑफ मटेरियल पे जो इसका वैल्यू होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा, जैसा एब्जॉर्प्टिव पावर का होता था। बातें समझ में आ रही है? और जब किसी जनरल बॉडी के लिए बात करते हैं, तो इसी लॉ को हम लोग क्या बोले थे, इसी लॉ को बोले थे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले अकेले स्टीफन का लॉ था, इसी में बोल्टमैन ने किसी जनरल बॉडी के लिए इमिसिविटी का कॉन्सेप्ट ला दिया, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, स्टीफन बोल्टमैन लॉ। बात समझ में आ रहा है? ई का वैल्यू गिवन रहेगा कि कैसा मटेरियल है। अगर ब्लैक बॉडी है, तो ई का वैल्यू कितना लेना है। अब आप बताइए कि ये फॉर्मूला यूज करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अच्छा रहेगा हमको ये फॉर्मूला यूज करना। अगर किसी भी बॉडी का बात करेगा, तो इमिसिविटी उसकी दी हुई रहेगी कि 0.8 है, 0.4 है, 0.3 है। और सिग्मा का वैल्यू हमको पता ही है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। सवाल बनाने में इसका वैल्यू कैसा कंसीडर करना है, 6 यूज करना है, 6 इंटू 10⁻⁻8। अब समझ में आ रहा है? यही था कि आपका पूरा का पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब देखिए कि इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर जरा सा ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि एक हीटर है, अ हीटर ऑफ पावर। किसी भी हीटर को अगर हम खरीदने जाएंगे, या किसी भी हीट रेडिएटिंग डिवाइस को हम खरीदने जाएंगे, इंडक्शन चूल्हा खरीदने जाइए, आप हीटर खरीदने जाइए, तो आपको कहा जाएगा क्या, कि ये इतने पावर का है, 500 वाट का, 700 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या कह रहा है, कि एक हीटर है, और इस हीटर का जो पावर है, ये है कितना, 6000 वाट। बात समझ में आ रहा है? हीटर में हमेशा ही क्वाइल का यूज किया जाता है, मेटल के क्वाइल का। बात समझ में आ रहा है? तो अब वो मेटल का क्वाइल कितना पतला है कि कितना मोटा है, इस बात का भी जिक्र क्वेश्चन में किया हुआ है। कह रहा है क्या, कि इफ
द इफ द एरिया ऑफ कॉइल जो है, इफ द एरिया ऑफ कॉइल इज 0.1 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि इसके कॉइल का जो एरिया है ये कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे क्या कह रहा है कि देन फाइंड द फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का बात करें। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कंसीडरिंग द क्वाइल एज ब्लैक बॉडी। कि क्वाइल को कैसा कंसीडर करना है, ब्लैक बॉडी के जैसा कंसीडर करना है। और आप बताइए कि जब इस हीटर को हम लोग जलाएंगे तो इससे कितना टेम्परेचर बाहर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे कितना टेम्परेचर बाहर आएगा, इस चीज को देखना है। अभी देखो कि इस क्वेश्चन में हमको कह दिया है क्या, कि क्वेश्चन में कह दिया है क्या भाई, कि ये जो कंसीडर करना है इसको वो कैसा करना है, ब्लैक बॉडी के जैसा। तो ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू कितना मिल गया और सिग्मा का वैल्यू कितना मिल गया, 6 × 10⁻, यूनिट को हम लोग छोड़ के ही चलते हैं क्या, सवाल बनाते टाइम यूनिट को छोड़ के ही चलते हैं। टेम्परेचर पूछ रहा है, लास्ट में केल्विन लगा देंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा देखिए कि ब्लैक बॉडी कहा तो हमको ई का वैल्यू मिल गया और सिग्मा का वैल्यू मिल गया। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि पावर है इसका कितना और एरिया भी इसका दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो देखो कि हमारे पास अभी हम लोग पढ़े हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में कि E टाइम्स सिग्मा ए टी का पावर 4 होता है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है। पावर पता है, ई पता है, सिग्मा पता है, ए पता है, टी नहीं निकलेगा क्या? निकालिए। पावर है कितना, 6000 वाट। ई का वैल्यू है कितना, सिग्मा का वैल्यू 6 × 10⁻⁻8। एरिया दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर हमको पता करना है। देखिए जब वैल्यू डालिएगा कितना आ जाएगा, 6000 इक्वल टू 1 × 6 × 10⁻⁻8 इंटू 0.1 इंटू टी का पावर कितना, 4। बात समझ में आ रही है? देखो तो ये 6 से कट जाएगा 1000 बार में, है ना। और ध्यान से देखना, ये इधर बच गया तुम्हारा कितना, 1000 इंटू 10⁻⁻8 इधर आएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, 0.1 आएगा मल्टीप्लाई से, ये भी किस में चला जाएगा, इधर बचेगा कितना, टी का पावर। ध्यान से देखिए 10⁻1000 को 10⁻3 लिख लें, 10 का पावर -8 ऊपर जाएगा, 10 का पावर 8 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, टी का पावर कितना हो गया, 1, 8, 9 और 3, 12।
10 का पावर 12 बराबर टी का पावर कितना 4, है ना। अब देखो इस 10 के पावर 12 को कितना लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर कितना टी का पावर 4, पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, टी बराबर कितना बचा 10 का पावर 3 केल्विन, यानी कि कितना 1000 केल्विन का टेम्परेचर इससे होकर के। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा किस पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पर। बात समझ में आ रहा है। अब इस पूरी कहानी के बाद जो आखिरी टॉपिक आता है हमारा, उस आखिरी का टॉपिक का नाम है क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। बात समझ में आ रहा है। और देखिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है, इस चीज पर हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो अपना टॉपिक है क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ, अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, है ना। अब देखो कि ये क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। इस समय में देखिए कि मैकेनिकल फिजिक्स के जितने भी पोर्शन का हम लोग बात करें, क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी पोर्शन का बात करें, उसमें न्यूटन बहुत होशियार आदमी था। हम मानते हैं ऐसा कि न्यूटन बहुत होशियार आदमी था। आप बहुत कम ऐसा चीज देखेंगे जहां से न्यूटन का खुद का इनिशिएटिव है। बात समझ में आ रहा है। गैलीलियो इनर्शिया का लॉ दिया था, न्यूटन से पहले की चीज है गैलीलियो। तो इनर्शिया का रूल क्या दिया था कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो, बस ये बैठे बैठे क्या सोच लिया कि कब तक, तो न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बना दिया। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से जो है सो यहाँ पर अभी तक कहानी चल रही थी किसकी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, किरचॉफ की, फलाना ढेकना, दिस दैट वाइंस की। अब सबसे लास्ट में कूद रहा है कौन, न्यूटन। अब न्यूटन कूद रहा है तो ये क्या कह रहा है कि एक बात सोचो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है, कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का, बात समझ में आ रहा है, जो रेट ऑफ कूलिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। आप ऐसा सोचिए कि कोई बॉडी है, कोई लोहा का बॉडी है मान लीजिए, छोटा सा टुकड़ा, और उसको गर्म करके रखा हुआ है, गर्म करके रखा हुआ है। हम लोग आग ही जलाते हैं, मान लो कोयला का आग पूरा ढंग से जला लिया और उसको रख दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सराउंडिंग के साथ ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर एक आयरन पीस को हम लोग गर्म करके रखेंगे तो पहला सेकंड में उससे हीट निकलेगा अधिक। तो जब हीट उससे निकलेगा तो होगा क्या चीज, ये देखते रहिएगा कि सिस्टम का टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि सिस्टम से टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, सराउंडिंग में। अब अगले सेकंड में जितना पहले हीट हुआ था, मान लो घंटा में बात करते हैं, सेकंड में नहीं बात करते हैं, 1 घंटा में वो जितना ठंडा होगा, जितना हीट उसमें से निकलेगा, अगले 1 घंटा में उससे क्या निकलेगा, अगले 1 घंटा में उससे भी, अगले 1 घंटा में उससे भी धीरे धीरे ऐसा होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पूरा का पूरा क्या होगा, लोहा ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए कि शुरू में जितना हीट निकल रहा था, क्या 1 घंटा के बाद भी उतना ही हीट निकलेगा, कम निकलेगा। अगले 1 घंटा में उतना ही हीट निकलेगा, कम निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में बहुत ज्यादा था। मान लीजिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर था 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हीट निकल रहा था। लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1 घंटे के बाद ये ठंडा होके आ गया 1000 पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगले 1 घंटा में आ गया फिर से 1000 से 700 पर, फिर आएगा 700 से 600 पर, फिर आ जाएगा कितने पे, 200 पे। मतलब धीरे 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 कहानी क्या होती जा रही है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इक्वल टाइम में ही क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो जो रेट ऑफ जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, ये हीट रेडिएशन इमिटेड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जितना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना है, इस दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, या इसी को तुम बोल दो क्या कि रेट ऑफ कूलिंग, कि जैसे जैसे किसी भी बॉडी से हीट रेडिएशन निकलेगा वो बॉडी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या देख रहे हैं क्या, कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि अगर रेट ऑफ कूलिंग का हम लोग बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, तो आप यहां से एक बात बताइए कि अगर मैं मान लूं क्या कि कोई एक बॉडी है अपने पास, कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मैं मान लूं क्या, टेम्परेचर ऑफ बॉडी के बराबर में, और इधर जो है ये क्या है, ये है आपका क्या, बॉडी, और इधर है क्या, सराउंडिंग, इधर है क्या आपका सराउंडिंग, और इस सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या मैं मान लूं, टीबी के बराबर, टीबी ही नहीं टीएस, सराउंडिंग फॉर एस, ठीक ना। इसका टेम्परेचर कितना मान लिया जाए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ आपका कूलिंग होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम में अगर हम लोग मान लें कि जो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम डेल्टा टी लिखेंगे, और पर यूनिट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम हम लोग क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या पढ़ते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डेल्टा एस बाई डेल्टा, हम लोग पढ़ते थे एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर और स्मॉल टी फॉर टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस समय के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो चेंज इन टेम्परेचर कह रहा है। तो अगर मान लो कि इस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो इस बॉडी से क्या होगा कि हीट रेडिएशन निकलेगा धीरे धीरे सराउंडिंग में, इस बॉडी से क्या होगा कि धीरे धीरे हीट रेडिएशन निकलेगा कहाँ, सराउंडिंग में। इसका मतलब निश्चित रूप से इस बॉडी का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, तब ना हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट रेडिएशन फ्लो किया है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो किसके बराबर में होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ किसके, सराउंडिंग के बराबर में, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर हीट रेडिएशन लिखे हैं, रेट ऑफ कूलिंग, कि हीट कितना निकल रहा है तो इसको क्यू लिखें तो ज्यादा अच्छा रहे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर। अब जरा सा देखो कि हम अभी ही देखे हैं क्या ये चीज, कि ये चीज अभी ही देखे हैं क्या कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हर यूनिट टाइम के लिए डिफरेंट हो जा रहा है। बहुत हीटेड बॉडी रखे थे, पहला 1 घंटा में बहुत अच्छा हीट उससे निकला है, बहुत ज्यादा हीट निकला है, लेकिन 1 घंटा में फिर ठंडा पड़ गया, अगले 1 घंटा में उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगले फिर घंटा में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। कब तक, जब तक कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात अगर देखेंगे हम लोग कि हीट रेडिएशन का जो रेट है ये टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, और वैरी में भी क्या बढ़ रहा है, क्या लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग पॉइंट कर करके बातों को नोट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या तो कह रहा है क्या कि पहला बात हम लोग देख रहे हैं क्या कि रेट चेंज इन हीट जो है, जो रेट चेंज इन हीट रेडिएशन है, जो रेट चेंज इन हीट रेडिएशन है ये क्या है, इज वेरिएबल। ये कैसा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल में भी क्या बात हो रही है, तो इट डिक्रीजेज, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, ये लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो रेट चेंज इन रेडिएशन है ये लगातार क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर बात करें किसके लिए, तो फॉर
वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तुम देखना कि जब भी चीजों में वेरिएशन आई है लगातार, तो हम लोग कैलकुलस में घुस गए हैं। क्या कि बहुत छोटे टाइम के लिए मान लेंगे क्या कि चीजें क्या है, कांस्टेंट। लोहा रखे, 1 सेकंड में देखे उतना ही गर्म, अगले सेकंड में देखे लगभग उतना ही गर्म, लेकिन 1 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। अब ये dt हम सेकंड को भी हजारवां भाग में मान रहे हैं। स्मॉल टाइम का मतलब कितना, 1 सेकंड का भी हजारवां भाग, करोड़वां भाग मान लो। उतना देर में जो इससे हीट निकलेगा उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर बात करें फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम के बहुत छोटे इंटरवल के लिए अगर बात करें, कौन सा टाइम, तो इस टाइम का नाम हम लोग क्या दे देंगे, dt। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय में द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड जो है, जितना हीट उससे निकला है, इज dq। और इस dq को हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, इस छोटे से हीट को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, इज कंसीडर्ड एज, इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। इसको कैसा कंसीडर किया जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन बड़े टाइम इंटरवल में ये कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, वेरिएबल है। लेकिन अगर टाइम इंटरवल को हम छोटा कर दें, आग जला के गए, 1 घंटा के बाद एकदम पूरा ठंडा ठंडा हो गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आग जला के गए, 10 मिनट के बाद आए, अरे यार अभी तो बहुत गर्म था, अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। टाइम इंटरवल 1 घंटा का था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हीट रेडिएशन में चेंजिंग आ गई। टाइम छोटा किए और चेंजिंग आई, 1 सेकंड में देखेंगे थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा, हम तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे 1 सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन 1 सेकंड के भी हजार में करोड़ में भाग में अब देख रहे हैं कि कितना हीट में चेंज आया, स्लाइड सा चेंज आया। और इस स्लाइड से चेंज को हम लोग कितना मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस बात को फील करना आपको जरूरी है। और तब इसी पूरे कहानी को हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट चेंज इन हीट को अब यहां से कितना लिखेंगे, dq बाय dt। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। और इसी चीज को जो है, इसी चीज को बोला जाता है क्या, इसी चीज को बोला जाता है क्या, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉज। इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tv माइनस ts। और यहाँ पर हम लोग अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये चीज हो जाएगा कितना, dq अपॉन dt इक्वल टू एक आएगा कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर में। जहां पर k को बोलेंगे क्या कि k एक कांस्टेंट है। और इस k का वैल्यू अभी तक तुम जितना भी फैक्टर पढ़े हो, क्या स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, नेचर ऑफ मटेरियल, वेवलेंथ, सारे चीजों पर डिपेंड कर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो k है, जहां पर वेयर k इज, ये k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ आना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और डिपेंड करता है ये, विच डिपेंड्स ऑलमोस्ट ऑन ईच फैक्टर। हर एक फैक्टर पर इसका वैल्यू कम से कम क्या करता है, डिपेंड करता है। हर सिचुएशन पे इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखिए कि dq बाई dt इक्वल टू क्या पर है, k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा देखो कि अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का अभी जो इसका टेम्परेचर है, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, थीटा इनिशियल। इस समय में मान लेते हैं क्या कि टाइम है कितना, t1। अब इसका टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा है तो ये सराउंडिंग में क्या करता जाएगा, हीट रेडिएट करेगा, हीट निकालेगा, धीरे 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 ठंडा होता जाएगा। और ठंडा होता जाएगा तो मान लेते हैं क्या कि यही बॉडी जब टाइम t2 हो गई तो इसका जो टेम्परेचर हो गया वो कितना, थीटा फाइनल। कोई जरूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर ही हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बॉडी था, बहुत गर्म बॉडी था,
T1 टाइम पे देखे कि इसका टेम्परेचर मान लो 1000 केल्विन था 0 सेकंड पे। टाइम बढ़ा 5 सेकंड के बाद देखे कि इसका टेम्परेचर 700 केल्विन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सराउंडिंग के बराबर में हो गया। एक बॉडी है जिसका शुरू में टेम्परेचर थीटा इनिशियल है, बाद में टेम्परेचर कितना है थीटा फाइनल है, और ये बॉडी का जो सराउंडिंग है टेम्परेचर, ठीक ना, ये सराउंडिंग टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, इस सराउंडिंग टेम्परेचर को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा ऑफ सराउंडिंग। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम न्यूटन्स कूलिंग लॉज से जाएंगे तो न्यूटन्स कूलिंग लॉज क्या कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर बाय, सॉरी, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के टी बी माइनस टी एस के बराबर में। तो अब देखो कि जब इस चीज से हम लोग आगे जाएंगे तो क्या कहेगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर में। शुरू में अगर हम लोग बात करें डी क्यू बाई डी टी का चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम कितना हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम का अगर बात करें तो मान लो कि यहाँ पर जो है सो θ1 था, यहाँ पर θ2 था, यहाँ से हीट रेडिएशन dq हो रहा था कि कितना का हीट निकल रहा है पर यूनिट टाइम में। तो टाइम t1 लिए हैं, t2 लिए हैं, हीट रेडिएशन को मान लेते हैं कि यहाँ पर जो शुरू में हीट रेडिएशन निकल रहा था वो क्या था, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे जब हीट रेडिएशन होने लगा तो ये क्या होने लगा, स्लो होने लगा। एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम लोग dq को क्या मान लिए, कांस्टेंट। तो अब देखो कि इस एक्सप्रेशन में हमसे ये सवाल पूछा जाता है क्या कि भाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी भी है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा, अगल बगल कितना भी धुआं उठ जाए, कोई आग लगा दे, तो अभी माहौल का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो वो बदलने वाला नहीं है, बहुत स्लाइट सा फर्क पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सिस्टम में बॉडी रखा हुआ है उस बॉडी का टेम्परेचर तो लगातार वेरी कर रहा है। अब जब टेम्परेचर लगातार वेरी कर रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, टाइम t1 वाला टेम्परेचर लें कि टाइम t2 वाला टेम्परेचर लें कि कौन सा टेम्परेचर लें, यहाँ पर ये चीजें क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहा गया क्या कि ये अगर लगातार टेम्परेचर बदल रही है थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल में, किसी बॉडी को हम छोड़ देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। अब हर समय में जब ठंडा होता गया है तो उसका टेम्परेचर क्या होता गया है, बदलता गया है। तो भाई अब यहाँ टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लोगे, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी लेते टाइम तुमको बोला क्या कि तुमको करना कुछ नहीं, इस दोनों का एवरेज वैल्यू ले लो। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये कहा क्या कि किसी भी समय पर इसका एवरेज वैल्यू ले लो। और एवरेज कैसे निकालेंगे, थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाई कितना 2। तो इस समय में कहा गया क्या कि जो आपका डी क्यू बाई डी टी है, जो आपका डी क्यू बाई डी टी है, इसको आप लिख लीजिए कितना, के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी को कितना लिख लीजिए, थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय कितना 2, और माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, थीटा एस के बराबर में। और यहाँ से जो है तो आप क्या कर सकते हैं, इस सवालों को बना सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब हम लोग सराउंडिंग में छोड़ेंगे तो सराउंडिंग में छोड़ेंगे तो होगा क्या, सराउंडिंग में छोड़ेंगे तो लगातार इसका टेम्परेचर बदलता जाएगा। टेम्परेचर हीट रेडिएशन का जो अमाउंट है, वो हीट रेडिएशन का अमाउंट जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं करेगा। पहले वाले में तुम देखो कि शुरू में अगर 1000 केल्विन था मान लेते हैं, तो 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 केल्विन हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद ये 600 केल्विन हो जाएगा, अगले 1 सेकंड के बाद ये 650 हो जाएगा। तो देखो कि पहले सेकंड में 300 का चेंज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगले 1 सेकंड में 100 का ही चेंज है, अगले 1 सेकंड में 50 का ही चेंज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चेंज हो रहा है लेकिन चेंज कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो अगर हर जगह 300 का ही चेंज होता तो अगर डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाते तो ऐसे ग्राफ बनता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हर जगह पर देखेंगे 1 सेकंड में भी इतना ही चेंज, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही चेंज, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही चेंज, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही चेंज। हर जगह पर तुम देखो कि ये गैप सेम गैप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हर सेकंड में चेंज कैसा, सेम। कब, जब हर बार 300 नीचे आ जाता तब। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, बॉडी में जो चेंज कर रहा है वो चेंज कैसे कर रहा है, ऐसा। पहले सेकंड में देखो
कि चेंज बहुत ज़्यादा का है, इतना का चेंज। और अगर हम अगले सेकंड में देखेंगे तो चेंज कितने का है, बहुत कम का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कांस्टेंट डिक्रीजिंग है और ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन जिस साल मैंने जेई दिया था 2013 में, उस साल पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था देखना, कि एक झटके में बनने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन था क्या, कह रहा है क्या कि अ मेटल पीस इज heated is heated up to a temperature थीटा। एक मेटल का पीस है जिसको एक टेम्परेचर थीटा तक क्या किया गया, हीट किया गया। ठीक ना? इज प्लेस्ड इन सराउंडिंग हैविंग टेम्परेचर थीटा। इसको क्या किया गया, हीट करके, और थीटा नॉट टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में क्या किया गया, रख दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। टेम्परेचर और टाइम के बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट रिलेशन बता रहा है। और ग्राफ आप देखिएगा कि मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं कि ग्राफ है कैसा। ग्राफ है, पहला ग्राफ इधर टाइम रखें, इधर टेम्परेचर रखें, और आपका जो पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है कुछ इस। जो आपका दूसरा ग्राफ है, इस पर टेम्परेचर रखिए, इस पर टाइम रखिए, और टेम्परेचर और टाइम का जो दूसरा ग्राफ है ये है कुछ इस तरीके से। आप तीसरा ग्राफ देखिए कि जो आपको तीसरा ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का। और चौथा ग्राफ आप देखेंगे तो चौथा ग्राफ जो है, ये चौथा ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके। चलिए, ये दोनों सेम ही टाइप का लग रहा है, तो इसको करते हैं क्या, इसको कुछ ऐसा ऑप्शन, यहाँ पर ये था थीटा नॉट, यहाँ पर ये था क्या, थीटा नॉट, यहाँ पर ये था क्या, थीटा नॉट। ये ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और डी के रूप में था। अब आप ग्राफ देख के सीधे एक बार में कह देंगे कि कौन सा आंसर हो। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कैसे, यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है। क्या कि पहले सेकंड में अगर 300 केल्विन ठंडा पड़ेगा तो अगले सेकंड में 200 ही पड़ेगा, अगले में 100 ही पड़ेगा, अगले में 50 ही पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, हीट रेडिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकलता। तो आप देखेंगे क्या कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों कि टेम्परेचर थीटा से घटते 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 ये सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट के बराबर में हो जाएगा कुछ देर के बाद, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं घटेगा। यहाँ भी क्या कह रहा है कि ये टेम्परेचर थीटा पर हीट किया हुआ है, लेकिन थीटा टेम्परेचर से घटेगा 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 कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली। मान लो कि अगर हम लोग बात करें किसमें, पहले एक सेकंड में, तो पहले एक सेकंड में आप देखिए कि यहाँ से जो है सो टेम्परेचर घटना शुरू हुआ है और बहुत ज्यादा फॉल डाउन हो गया है, इतना का फॉल डाउन है। देख लो इसमें, ये इतना का फॉल डाउन है कि नहीं। अगले एक सेकंड में देखिए कि अगर अगले एक सेकंड में बात करें तो ये टेम्परेचर जो है सो देखिए कि यहाँ पर इतना था, और अगले एक सेकंड में जो है ये टेम्परेचर में कितना सा चेंज आया है, एकदम स्लाइट सा चेंज आया है। यहाँ पर देखो कि कितना बड़ा चेंज है, यहाँ पर कितना छोटा सा चेंज। तो यही चीज तो था न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में कि रेट चेंज जो है सो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो है सो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम का रहेगा और बाद में बहुत ज्यादा का रहेगा, और धीरे धीरे ये चेंज इन टेम्परेचर घटता जाएगा। कब तक घटेगा, जब तक ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर में ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिमाग लगाना ही नहीं था, ये होगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ का मतलब हमेशा यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है कि घट रहा है, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, कांस्टेंट।
ऐसा कुछ होता नहीं है कांस्टेंट होने वाला। क्यों? कि टेम्परेचर का भी कांस्टेंट रिलीज, मशीन गन थोड़ी चला रहे हैं कि कांस्टेंट रेट से गोली निकलता रहेगा, है कि नहीं? हीट रिलीज हो रहा है, तो भाई जैसे जैसे बॉडी ठंडा पड़ता जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये था क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का एक पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इस पोर्शन पर हमको कुछ सवाल भी करवाने हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सवाल यहीं से बनते हैं, अगले दिन करवा के इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर देंगे। काफी आज के लिए, ठीक है।